अच्छा देखें, अभी मैंने यहाँ पर ना एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, नेम्स के नाम का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसकी डाटा टाइप जो है वो अब मुझे डिफाइन करनी है, ठीक है। अभी मैंने डाटा टाइप इसकी नहीं दी है, डायरेक्ट क्या कर दिया मैंने, इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज लिख दी हैं। एक मैंने लिख दिया है नेम वन, और दूसरी लिख दिया मैंने नेम वन एज। तो इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ नेम। अच्छा, अब ना ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है पर्सन के नाम का, और इस पर्सन के ऑब्जेक्ट के अंदर दो प्रॉपर्टीज हैं। एक नेम की प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू ताहा है, और दूसरे एज की प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू 26 है। अच्छा, ये जो की वैल्यू पेयर्स हैं, की किसको कहते हैं, इसको, ये जो नेम है ये की है, प्रॉपर्टी भी इसी को कहते हैं, की भी इसी को कहते हैं। तो जो ये नेम है और जो इसकी वैल्यू है ताहा, इसको हम कहते हैं की वैल्यू पेयर। ये पूरा एक पेयर है, ठीक है। तो ये जो पेयर आप लिखते हैं ना, की और वैल्यू, इसको लिखने के बाद आप कॉमा लगाते हैं। उसके बाद आप नीचे वाली लाइन में एक दूसरा जो है वो की वैल्यू पेयर लिख सकते हैं आप। अगर मैं यहाँ पे कॉमा नहीं लगाऊंगा तो एरर आएगा, ठीक है। कॉमा लगाना ज़रूरी है। तो ऑब्जेक्ट को लिखने का यही तरीका है, की वैल्यू पेयर्स में लिखा जाता है वो। कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो है की वैल्यू पेयर आती हैं। अच्छा, लेट या कॉन्स्ट के साथ इसको आप बना सकते हैं। फिर आप ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, और उसके बाद उसकी डाटा टाइप डिफाइन करते हैं। अब डाटा टाइप डिफाइन करने का ना आपके पास मुख्तलिफ तरीके हैं। तो अभी हम देखते हैं वो वाला तरीका जो डेट ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, मतलब इसके अंदर ही हम जो डिफाइन करेंगे। तो उस डाटा टाइप आपको पता है, लिखने के लिए हम कॉलन लगाते हैं। कॉलन लगाने के बाद डाटा टाइप डिफाइन करनी है ना आपको, तो आप क्या करेंगे, करली ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। करली ब्रैकेट लगाने के बाद आप यहाँ पर जो प्रॉपर्टी आपने लिखी है ना इसके अंदर, जैसे कि एक नेम की प्रॉपर्टी है, एक एज की प्रॉपर्टी है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे नेम। तो लिखने से बेहतर है क्या करें, कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर नेम लिख लिया, फिर मैंने क्या किया, कॉलन लगाकर इसको बताया कि जो नेम की प्रॉपर्टी है उसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, स्ट्रिंग डाटा टाइप की होगी, ठीक है। मैंने एक प्रॉपर्टी को डाटा टाइप डिफाइन कर दी, ठीक है। अब क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एरर एज के ऊपर आ रहा है, क्योंकि एज की अभी हमने डाटा टाइप डिफाइन नहीं किया। तो एज की डाटा टाइप अब हम डिफाइन जब करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम एज को भी लिखना पड़ेगा हमें, जाहिर है। एज को भी कॉपी कर लेते हैं, कॉमा के बाद हम लिख लेते हैं एज, फिर कॉलन लगाएंगे, और एज की डाटा टाइप हम क्या देंगे, नंबर दे देंगे। तो मैं जैसे ही यहाँ पर नेम और एज की प्रॉपर्टी डिफाइन कर दूंगा, तो अब देखेंगे अब यहाँ पर एरर भी जा चुका है, कोई भी एरर नहीं आ रहा है। तो ये जो डाटा टाइप आपने डिफाइन किया है, ये आपने ऑब्जेक्ट के अंदर ही इसकी डाटा टाइप डिफाइन की है। नेम प्रॉपर्टी का नाम था, उसके साथ आपने लिख दिया कि कौन से डाटा टाइप की वैल्यू इसके अंदर आएगी। दूसरा आपने स्ट्रिंग डेटा टाइप। एज लिख दिया, और एज के साथ आपने लिख दिया कि कौन से डाटा टाइप की वैल्यू इसके अंदर आ सकती है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। तो सर क्या पढ़ा रहे हैं? ऑब्जेक्ट, अच्छा ठीक है। तो ये हमने क्या देखा कि ये जो है ये हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर डाटा टाइप को डिफाइन करने का तरीका है। आपको मैं ये दिखाऊं कि अगर एक पर्सन का नेम एज होता है तो उसके साथ ये भी हम पूछ सकते हैं कि भाई वो जो पर्सन है वो स्टूडेंट है कि नहीं है, ठीक है। एक बुलियन टाइप की वो ले लेते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि इज स्टूडेंट, वो स्टूडेंट है या नहीं है, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी मैं और डिफाइन करने लगा हूँ, और ये इसको मैं कर दूंगा ट्रू, कि ये जो
वो है ताहा की जो अ, ताहा जो पर्सन है, उसकी एज जो है 26 है, वो स्टूडेंट है या नहीं है। तो यहाँ पर ट्रू लिखा हुआ है, वो स्टूडेंट है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एरर आ रहा है। ठीक है, एरर आ रहा है, तो एरर ये क्या कह रहे हैं हमसे, कि क्या कह रहा होगा आप बताएं। हमने सर ऊपर हमें डेट का आइकॉन नहीं किया। सर करली ब्रेसेस में हमने नहीं ऐड किया ये। इसमें हमने डिफाइन नहीं किया। ठीक है, ठीक है, तो आपने यहाँ पर, हम इसको पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। ऑब्जेक्ट लिटरल में ओनली स्पेसिफाइड नोन प्रॉपर्टीज। ठीक है, और कह रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट लिटरल है ना, ऑब्जेक्ट लिटरल मतलब किसको कह रहा है ये, इसको ऑब्जेक्ट करली लिटरल, ब्रेसेस। इसको ऑब्जेक्ट लिटरल कहते हैं। ये इसको ऑब्जेक्ट लिटरल कह रहे हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट लिटरल में ओनली स्पेसिफाई नोन प्रॉपर्टीज। फिर कहता है कि एंड इज स्टूडेंट डज नॉट एग्जिस्ट इन टाइप। कह रहा है कि भाई जितनी भी नोन प्रॉपर्टीज है ना जो आपने दी हैं, उसको तो ये जानता है। नेम, नेम को, एज को, तो ये पहचानता है, क्योंकि आपने डाटा टाइप में डिफाइन किया हुआ है कि नेम और एज जो है वो एक स्ट्रिंग टाइप की होगी और एक नंबर टाइप की डाटा टाइप है उसमें। लेकिन इज स्टूडेंट जो है वो तो नहीं है, वो तो इसको नहीं मिल रहा डाटा टाइप में। तो वो क्या कह रहे हैं कि भाई इज स्टूडेंट का एरर आ रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि भाई इज स्टूडेंट को तो मैं नहीं जानता। तो आपको यहाँ पर इज स्टूडेंट भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो इज स्टूडेंट यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं पेस्ट करके इसको भी डाटा टाइप दे देता हूँ कि ये डाटा टाइप बूलियन है। अब मैं आपको इसमें ये जो हमने देखा है, अब मैं आपको ये बताऊं कि इसको डिफाइन करने का क्या तरीका हुआ। अब वही जैसे हम वेरिएबल बनाते थे, लेट लिखा, ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, कॉलन लगा के डाटा टाइप लिखते थे हम, वहां पर भी यहाँ पर भी लिखा, डाटा टाइप लिख दिया। अब डाटा टाइप के अंदर देखते हैं, नेम, एज और एज स्टूडेंट, ये वही तीन प्रॉपर्टी हैं जो अंदर भी आ रही है। ठीक है, अगर मैं इन तीनों को हटा दूं, तो अब इसके अंदर एरर आएगा। ये बोलेगा कि भाई नेम, एज और एज स्टूडेंट जो आपने डाटा टाइप डिफाइन की है, वो इसके अंदर नहीं है, उसको नहीं मिल रहा। तो वो उसी उस लिए एरर दे रहा है, वो इसकी वजह से एरर दे रहा है। तो इसको लिख देते हैं। तो आपको ये समझ में आया कि ये नेम, एज और स्टूडेंट आपने तीन प्रॉपर्टी दी है, तो तीन प्रॉपर्टी ही इसके अंदर आप लिख सकते हैं। और इसी नाम से होनी चाहिए प्रॉपर्टी, उसकी वैल्यू जो भी डाटा टाइप आपने सेट की है उसी डाटा टाइप की वैल्यू होनी चाहिए। तो जो जैसा डाटा टाइप आपने यहाँ पर दिया है, वैसे ही डाटा टाइप आपको यहाँ पर मिलेगा। इसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट लिटरल कहते हैं। ठीक है, लिटरल के मतलब मैंने आपको बताया था कि जैसा होगा वैसा ही। लिटरल के मतलब हम शुरू से अभी यही देखते हुए आ रहे हैं कि जैसा होगा वैसा ही मिलेगा। तो जैसे आपने यहाँ पर डिफाइन किया, वैसे ही आपको यहाँ पर मिल गया। और ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। अगर इससे ज़्यादा लिखेंगे तो एरर देगा, और एक प्रॉपर्टी अगर मैं इसमें से हटा दूंगा तब भी एरर देगा। जैसा आपने लिखा है वैसा ही इसको चाहिए, ऑब्जेक्ट लिटरल है ये। अच्छा, अब मैं आपको शॉर्टकट ये बता रहा था अभी पिछली क्लास में, कि क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि भाई ये जो आपने ये डिफाइन किया है ना, पूरा डाटा टाइप, इस डाटा टाइप को आप क्या करते हैं, डिफाइन नहीं करते। आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, और ऑब्जेक्ट के नाम लिखने के बाद आप अपनी वैल्यूज लिख देते हैं। जैसे कि नेम था, एज 26, इज स्टूडेंट, ये आपने लिख दिया। अब जब आपने ये लिखा, तो उसने क्या किया, आपकी इसको देखते हुए, प्रॉपर्टीज और वैल्यू को देखते हुए उसने इन्फर कर लिया डाटा टाइप। तो जैसे ही मैं पर्सन के ऊपर माउस लेकर जाऊंगा, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर कॉलन के बाद कर्ली ब्रैकेट लगा के, उसी तरीके से जैसे अभी हमने स्ट्रॉन्ग टाइपिंग करके डाटा टाइप डिफाइन की थी, उसी तरीके से यहाँ पर भी वो डाटा टाइप डिफाइन कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि देखेंगे किस तरीके से डाटा टाइप डिफाइन कर रहे हैं, वही सेम तरीका है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि जब मैंने वैल्यू यहाँ पर लिखी है और ये इन्फर कर रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ से अगर मुझे स्ट्रॉन्ग टाइपिंग करनी है, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसी स्ट्रक्चर को, और इधर लाकर मैं क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ।
ठीक है, इसको आप अगर चाहें तो थोड़ा ऊपर तरीके से कर लें। ठीक है, वैसा ही हो गया जैसे मैंने स्ट्रॉन्ग टाइपिंग में लिखा था। जी सर। तो अगर आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो आपको क्या करना है, और आप वैल्यूज भी लिख रहे हैं साथ साथ, तो आपको क्या करना है कि स्ट्रॉन्ग टाइपिंग के लिए आप यहाँ से इसको कॉपी कर लें, क्योंकि ये इन्फर पहले ही कर लेता है। आप इसको कॉपी करके, आपको स्ट्रॉन्ग टाइपिंग अगर करनी है तो आप यहाँ पर ये ऐसे करके लिख दें। ठीक है, एक तो डाटा टाइप डिफाइन करने का ये तरीका हो गया। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई? जी सर। जी सर। जी अच्छा। सर। अच्छा देखें, अब ये तो आपको समझ में आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ डाटा टाइप को। ऑब्जेक्ट के डाटा टाइप को या ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर को हम अलग से भी डिफाइन करते हैं। किसकी मदद से? इंटरफेस की मदद से या टाइप की मदद से? अब देखें, इंटरफेस जो है वो भी स्ट्रक्चर बना देता है ऑब्जेक्ट का। तो कैसे बनाता है हम देखते हैं। इंटरफेस लिखा आपने, इंटरफेस लिखने के बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, इंटरफेस का नाम लिखेंगे। तो इंटरफेस का नाम अगर मैं पर्सन के लिए बना रहा हूँ तो बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि इंटरफेस के बाद भी मैं पर्सन ही लिखूं। और इंटरफेस के बाद जो है ना वो डायरेक्ट कर्ली ब्रैकेट आता है। तो इंटरफेस का जरा सिंटेक्स देखिएगा कैसे लिखा। इंटरफेस लिखा, पर्सन लिखा, मतलब जो इंटरफेस का नाम है, आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने पर्सन लिख दिया। पर्सन क्यों लिखा? क्योंकि पर्सन के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए मैं इंटरफेस बना रहा हूँ, तो मैंने पर्सन ही लिख दिया। और बेस्ट प्रैक्टिस भी यही है, जिसके लिए आप बना रहे हैं उसी का नाम लिखें, ताकि पता हो कि इसका इंटरफेस है इस ऑब्जेक्ट का। तो इंटरफेस पर्सन लिख दिया, पर्सन लिखने के बाद कर्ली ब्रैकेट लगा दिया डायरेक्ट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बोला था कि जब डाटा टाइप इसमें हम स्ट्रॉन्ग टाइपिंग करके डिफाइन करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं उसको बता रहे हैं। जैसे नेम एज इज स्टूडेंट, इसके अंदर स्ट्रिंग है, नंबर है, बूलियन है, ये पूरा स्ट्रक्चर है। अगर मैं इससे एक प्रॉपर्टी कम कर दूं तब भी एरर देगा, एक प्रॉपर्टी ज्यादा कर दूं तब भी वो एरर देगा। जैसा लिखा है वैसा ही आपने डाटा टाइप में जो भी डिफाइन किया वैसा ही आपको नीचे भी लिखना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जब डाटा टाइप हम डिफाइन कर रहे होते हैं इस तरीके से प्रॉपर्टी की, तो हम ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर ही तो बना रहे होते हैं। ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर ही बनाकर उसको बता रहे होते हैं कि भाई इसके अंदर एक नेम की प्रॉपर्टी होगी, इसके अंदर एक एज की प्रॉपर्टी होगी, इसके अंदर एक स्टूडेंट की प्रॉपर्टी होगी, और उसके डाटा टाइप जो हैं वो स्ट्रिंग, नंबर और बूलियन है। तो आपने क्या किया, इसका एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया। अब इस स्ट्रक्चर को जैसे ही आपने डिफाइन किया तो वैसे ही मैं इंटरफेस को भी यही कह रहा हूँ कि ये भी ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर ही तो डिफाइन करता है। तो हमें करना ये है कि अभी क्या करेंगे हम, नेम जो यहाँ पर आ रहे हैं ना, नेम, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, स्ट्रिंग आनी चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे आ जाएंगे और नीचे आने के बाद यहाँ पर एज यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, और कॉलन के साथ यहाँ पर नंबर लिख देते हैं कि एक प्रॉपर्टी होगी एज जिसकी डाटा टाइप क्या होगी, नंबर। उसके बाद इज स्टूडेंट है, इज स्टूडेंट को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, और कॉलन लगाकर बता देते हैं कि भाई ये बूलियन टाइप का होने वाला है। तो आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई ये इंटरफेस जो है वो हम डिफाइन क्यों कर रहे हैं। तो वो हम डिफाइन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर जो है वो हम अपने हिसाब से पहले ही डिफाइन करना चाह रहे हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है पर्सन का, उस पर्सन के ऑब्जेक्ट के अंदर ये तीन प्रॉपर्टीज ही आनी चाहिए, इसके अलावा नहीं आनी चाहिए। अब देखें, इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अभी क्योंकि मैंने इस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई डाटा टाइप डिफाइन नहीं की हुई है,
तो वो मेरी नीचे वाली वैल्यूज को देखकर क्या कर रहे हैं, इन्फर करके अपना खुद का एक डाटा टाइप बना ले रहे हैं। तो मेरे पास अभी इस कंडीशन में ना, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसमें ना और भी प्रॉपर्टीज ऐड कर सकूं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूं इज अलाइव, ठीक है, जिंदा है या नहीं है। तो मैं यहाँ पर कर दिया मैंने ट्रू। अब उसने मुझे एरर नहीं दिया, उसने क्या बोला कि प्रॉपर्टी ऐड कर दें आप, और मेरी प्रॉपर्टी को देख के उसकी डाटा टाइप में भी उसको वो ऐड कर देगा खुद ही, और खुद करने के बाद एक पूरा स्ट्रक्चर खुद ही बना देगा। लेकिन मैं नहीं चाह रहा कि इसमें मजीद प्रॉपर्टीज ऐड करने की किसी के पास भी क्या हो, परमिशन हो, कोई भी ऐड कर सके। ये फ्रीडम नहीं देना चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ कि भाई पर्सन के ऑब्जेक्ट के अंदर तीन ही प्रॉपर्टी आए। तो तीन प्रॉपर्टी जो मैं यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहा हूँ कि भाई मेरा पर्सन का ऑब्जेक्ट है, उसमें नेम एज और इज स्टूडेंट आना चाहिए। तो उसके लिए मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ इंटरफेस की मदद से। अब मैं ये अभी हटाऊंगा मैं बाद में, ठीक है। इंटरफेस बना लिया, उसको नाम दे दिया पर्सन का, उसके अंदर नेम एज और इज स्टूडेंट बता दिया, और क्या बता दी, उसकी डाटा टाइप भी बता दिया। अब ये जो इंटरफेस है ये क्या है, ये एक डाटा टाइप की तरह बिहेव करेगा। किसके लिए, जिसमें भी हम सेट कर देंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं कॉलन लगाता हूँ, और कॉलन लगाने के बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ इस पर्सन को, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि जो इंटरफेस मैंने बनाया है, ये इंटरफेस जो है वो अप्लाई हो चुका है इस पर्सन के ऑब्जेक्ट के ऊपर। और इस पर्सन का जो ऑब्जेक्ट है उसका स्ट्रक्चर अब हमें इसके हिसाब से, इंटरफेस के हिसाब से करना पड़ेगा। और इंटरफेस के अंदर क्या है, तीन प्रॉपर्टीज हैं, नेम एज इज स्टूडेंट। अब यहाँ पर भी नेम एज इज स्टूडेंट तो है, लेकिन इज अलाइव भी है। तो ये इज अलाइव पे एरर दे रहा है। और ये एरर क्या दे रहा है कि ऑब्जेक्ट लिटरल में ओनली स्पेसिफाई नोन प्रॉपर्टीज। ये कह रहा है कि भाई जो डिफाइन की है ना अपने इंटरफेस के अंदर या डाटा टाइप के अंदर, ये उसको तो पहचान रहा है। नोन प्रॉपर्टीज जो है वो स्पेसिफाई आपने की हुई है। एंड इज अलाइव डज नॉट एग्जिस्ट इन टाइप पर्सन। कह रहा है कि इज अलाइव जैसी कोई चीज नहीं है आपके पर्सन टाइप में। पर्सन टाइप कौन सा टाइप, ये वाला। और ये है क्या, ये इंटरफेस है यहाँ से जो आ रहा है, इसके अंदर इज अलाइव जो है वो हमने डिफाइन नहीं किया है। तो वो तभी एरर दे रहा है कि ये जो इज अलाइव है ना, इसको आप यहाँ पर नहीं लिख सकते। या तो इसको यहाँ से हटा दें, या फिर अपने इंटरफेस के अंदर इसको ऐड कर दें। तो अब आपने एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया अपने ऑब्जेक्ट का, जिससे आपका ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो गया, हिल नहीं सकता, अब वो लॉक हो गया। तो इंटरफेस हम सर इसी, ये इंटरफेस जो है स्ट्रॉन्ग डेटा टाइप हो गई ना। हाँ कह सकते हैं, जैसे हम स्ट्रॉन्ग टाइपिंग करते हैं ना, तो स्ट्रॉन्ग टाइपिंग करके हम बता देते हैं कि भाई ये वाली चीज़ आनी चाहिए इसके अंदर। इसी तरीके से इंटरफेस जो है वो भी स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहा होता है ऑब्जेक्ट का। और स्ट्रक्चर मतलब जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई तीन प्रॉपर्टी, नेम एज एज स्टूडेंट, और उसकी डाटा टाइप ये होने वाली है, ये तीन प्रॉपर्टीज के अंदर आएगी। और इसके अंदर क्या है, ये डाटा टाइप आएंगे। तो वो तीन को तो ले रहा है, चौथी को नहीं ले रहा। वो कह रहा है कि भाई मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो हमें इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब हटाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। मैं एक इस इंटरफेस को क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, नीचे आके एक और बना लेता हूँ। ये जो नीचे वाला है इसमें मैं करता हूँ %2, ठीक है। और %2 में मैं क्या करता हूँ, इज, ये जो है ना इज अलाइव, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, और इसके डाटा टाइप में हम इज अलाइव को यहाँ पर लिख देंगे। और इसकी वैल्यू क्या है, बूलियन है। अब मैं, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में मैंने डाटा टाइप क्या डिफाइन की हुई है, पर्सन। पर्सन क्या है, वो एक इंटरफेस है। इसके अंदर तीन स्ट्रक्चर है, नेम एज और इज स्टूडेंट, तीन प्रॉपर्टी है। ये तीन प्रॉपर्टी इसके हिसाब से एक्सेप्ट कर रहे हैं, चौथी में एरर दे रहे हैं। अब ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी है,
ये कह रहा है इसको हटा दें, क्योंकि आपने इस इंटरफेस में, पर्सन के इंटरफेस में आपने ऐसी कोई चौथी प्रॉपर्टी रखी ही नहीं है। तो मैंने एक और इंटरफेस बना लिया। उस इंटरफेस में मैंने क्या बोला कि पर्सन टू उसका नाम है और उसके अंदर वो इज अलाइव है। तो अब मैं इस पर्सन टू को यहाँ पर देकर देखता हूँ। जैसे ही मैं अपने ऑब्जेक्ट के टाइप में पर्सन टू दूंगा, तो वो अब इज अलाइव वाला एरर चला गया। वो क्यों चला गया? क्योंकि अब जो मैंने पर्सन टू का इंटरफेस बनाया है उसके अंदर मैंने इज अलाइव की प्रॉपर्टी रखी है। तो अब वो मेरा ऑब्जेक्ट इस इंटरफेस के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। पहले वो इस इंटरफेस को फॉलो कर रहा था, पर्सन वाले को। अभी वो मेरे इस इंटरफेस के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, पर्सन टू वाले को। तो पर्सन टू का मैंने यहाँ पर इंटरफेस डिफाइन किया है, और इंटरफेस जो है वो अब इसको फॉलो करके उसके हिसाब से ऑब्जेक्ट के अंदर चीज़ों को आने दे रहा है। उसके उससे ना मैं ज़्यादा लिख सकता हूँ ना मैं कम लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गई एक बात। दूसरी बात ये है कि एक चीज़ होती है टाइप। अब टाइप क्या होता है, अब टाइप मैं आपको बताता हूँ। तो इसको हमें यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, और रिमूव करके इसको भी हटा देता हूँ मैं। ठीक है, अब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो वापस वैसा ही बन गया जैसा आपने शुरू में बनाया था। नेम, एज, इज स्टूडेंट, अलाइव, और इसमें कोई भी डाटा टाइप डिफाइन नहीं हुई हुई है। जो भी आपने प्रॉपर्टी और वैल्यू लिखी है उसके हिसाब से इन्फर करके उसने ये सब अपने अंदर खुद ही सेट कर लिया, खुद ही से बना लिया उसने। अब मैं इंटरफेस तो मैंने आपको दिखाया, अब मैं आपको टाइप दिखा दूँ। टाइप जो है उसको लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा टाइप, और टाइप के बाद आप देंगे उसका नाम। तो टाइप मैं किसके लिए बना रहा हूँ? पर्सन के लिए। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि जो आपके ऑब्जेक्ट का नाम है वही आप अपने टाइप का भी नाम रखें। इंटरफेस का भी वैसे ही रखा था मैंने, तो टाइप का भी वैसे ही रखते हैं। पर्सन लिख दिया। अब टाइप के नाम के बाद, टाइप का नाम क्या है? पर्सन है। पर्सन के बाद इक्वल का साइन लगता है। इंटरफेस में नहीं लग रहा था, इसमें लगता है। इक्वल के साइन के बाद कर्ली ब्रैकेट वैसे ही लगाना है, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं फिर से स्ट्रक्चर बनाऊंगा। किसका? अपने ऑब्जेक्ट का बनाऊंगा। तो इसके अंदर मुझे क्या क्या चाहिए? नेम की प्रॉपर्टी, एज की प्रॉपर्टी, और इज स्टूडेंट की प्रॉपर्टी चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको यहाँ से एक एक करके उठा लेता हूँ। अब मैंने एक टाइप बनाया है, और उस टाइप का नाम पर्सन रखा है। उसके अंदर मैंने कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हैं, और उसकी डाटा टाइप भी लिखी है। जैसे नेम की प्रॉपर्टी, उसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग है, एज नंबर है, इज स्टूडेंट बूलियन है। ये जो मैंने बनाया है टाइप, ये भी ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर ही डिफाइन करता है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अपने ऑब्जेक्ट को, मेरा ऑब्जेक्ट है ये पर्सन वाला ऑब्जेक्ट, इसको मैं क्या करूँगा, अपने ये टाइप जो है ना, टाइप पर्सन जो है, इसको मैं यहाँ पर दे दूंगा डाटा टाइप में। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैंने इस वाले नाम को कॉपी किया। यहाँ पर आऊँगा मैं, कॉलन लगाकर, जैसे हम डाटा टाइप डिफाइन करते हैं कॉलन लगाकर, वैसे ही यहाँ पर मैं लिख दूंगा नाम। कौन सा वाला नाम? जो ऊपर से आया है, ये वाला। अगर आपको ये दोनों नाम एक जैसे लग रहे हैं तो इसका पी कैपिटल कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको कैपिटल और स्मॉल में वो रहे। अब ये कैपिटल पी वाला पर्सन है, और ये जो है स्मॉल वाला पर्सन है, ठीक है। अब क्या है कि ये जो पर्सन है, ये ये टाइप पर्सन है। ये जो पर्सन है ये क्या है? ये वाला टाइप पर्सन है। और ये पर्सन क्या है? ये मेरा ऑब्जेक्ट है। तो मैंने अपने ऑब्जेक्ट को पर्सन टाइप जब डिफाइन किया, तो वो जाकर पर्सन टाइप के अंदर देखेगा
कि इसके अंदर कौन कौन सी और कितनी प्रॉपर्टी, किस किस टाइप की प्रॉपर्टी डिफाइन हुई हुई है, कितनी प्रॉपर्टी डिफाइन हुई है, किस किस टाइप की प्रॉपर्टी डिफाइन हुई है। तो नेम, यहाँ पर भी नेम है, स्ट्रिंग होना चाहिए, यहाँ पर भी स्ट्रिंग है। एज की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यहाँ पर भी एज की प्रॉपर्टी है। नंबर डाटा टाइप होने चाहिए, यहाँ पर नंबर डाटा टाइप है। इज स्टूडेंट होना चाहिए, यहाँ पर भी इज स्टूडेंट है। बूलियन होना चाहिए, यहाँ पर भी बूलियन की वैल्यू है। उसके बाद ये इज अलाइव में एरर दे रहा है। तो इज अलाइव जो है वो उसका एरर क्यों आ रहा है, आप लोग बताएंगे। सर आपने टाइप में नहीं बताया हुआ है, इस वजह से वहां पे देना पड़ेगा तो इज अलाइव। हमें डिफाइन किया, हमें टाइप में क्यों देना पड़ रहा है। क्योंकि आपने पहले स्ट्रक्चर डिफाइन करा है ना कि आपके पर्सन में क्या क्या आएगा तो टाइप इसके के थ्रू। इसके मतलब ये हुआ कि जो टाइप है वो हमारे ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर बनाता है, स्ट्रक्चर डिफाइन कर देता है। और अगर हमें इज अलाइव चाहिए तो इज अलाइव को मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने टाइप के अंदर लिखना पड़ेगा। अगर मैं टाइप के अंदर लिखूंगा तो वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा, वरना मुझे इसको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो मुझे नहीं चाहिए इज अलाइव, ठीक है, तो मैंने इसको रिमूव कर दिया। क्योंकि भाई देखें, अगर स्टूडेंट है तो जिंदा है, होगा तो स्टूडेंट होगा ना। अगर अलाइव ही नहीं होगा तो स्टूडेंट ट्रू कैसे हुआ, है ना, सोचने वाली बात है। तो स्टूडेंट तो है इसलिए जिंदा है। तो इसको, ये नहीं चाहिए हमें, ये वाली प्रॉपर्टी। तो ये हटा दिया, नेम एज और एज स्टूडेंट, ये तीन प्रॉपर्टी यहाँ पर एक्सेप्टेबल है। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पर पर्सन टाइप डिफाइन किया अपने ऑब्जेक्ट के डाटा टाइप को, और पर्सन के अंदर आपने तीन स्ट्रक्चर दिया है, नेम एज और एज स्टूडेंट। तो आपने ये चीज समझी होगी अभी कि टाइप की मदद से हम अपने ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। आपको ये बात समझ में आई। जी सर। जी सर। जी सर। फिर आपने ये भी देखा कि इंटरफेस से भी हम अपना ऑब्जेक्ट जो है उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इंटरफेस लिख देता हूँ। इंटरफेस और इंटरफेस में इक्वल नहीं आता, ठीक है। और जो नाम है वो जाहिर है हमें चेंज करना पड़ेगा, तो मैं इसको कर देता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ आई पर्सन कर देता हूँ। और इसको मैं ऊपर वाले को क्या कर देता हूँ, टी कर देता हूँ। अच्छा, ये इस तरीके से लिखा जाता है, ये मैं नहीं लिख रहा, ये इस तरीके से लिखा जाता है। जब आप इंटरफेस डिफाइन करते हैं ना, तो आप जिस ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइन कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट का नाम दे देते हैं उसको। जैसे इंटरफेस को मैंने क्या नाम दे दिया, पर्सन। और अगर वो इंटरफेस है तो क्या करते हैं, आई लिख देते हैं उसके आगे, ताकि आपको पता हो कि ये क्या डिफाइन हुआ है, इंटरफेस डिफाइन हुआ है पर्सन के लिए। टाइप में क्या होता है कि आप जिस ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइन करें उसका नाम पर्सन है, तो इसका भी टाइप का नाम पर्सन ही रख दिया। और टाइप है क्योंकि ये, तो उससे पहले टी लिख दिया ताकि आपको पता हो कि ये आपने टाइप डिफाइन किया। आई जो है इंटरफेस के लिए, टी जो है वो टाइप के लिए, ठीक है। तो अभी आपको इस ऑब्जेक्ट को मिसाल के तौर पे देना है, अगर इज अलाइव की प्रॉपर्टी भी इसमें लिख देते हैं। तो सर अगर हम ये पर्सन के आगे आई लिख रहे हैं और टी लिख रहे हैं तो उससे पहले टाइप और इंटरफेस लिखना लाजमी है अगर हम आई और टी लिख दें पर्सन के साथ। ये तो नाम है ना, ये नाम देखें, नेमिंग कन्वेंशन क्या था, कैमल केस, स्नेक केस, पास्कल केस। अगर हम अपने वेरिएबल के नाम को कैमल केस में ना रखें, स्नेक केस में ना रखें, पास्कल केस में ना रखें, अपने हिसाब से ही दे दें, जैसे कि कोई भी लेटर बड़ा दे दें, कोई भी लेटर छोटा दे दें, तो वेरिएबल का नाम तो फिर भी लिखा जाएगा ना। जैसे वेरिएबल में लेट लगता है, इसमें हम टाइप और इंटरफेस लगाते देखें, हैं। कीवर्ड तो लगाना जरूरी है। टाइप का कीवर्ड ही अगर मैं नहीं लगाऊंगा तो ये टाइप बनेगी थोड़ी ये चीज। आपको कीवर्ड तो लगाना पड़ेगा, टाइप या इंटरफेस। अब बात ये है कि टाइप भी वही काम कर रहा है जो इंटरफेस कर रहा है। तो एक नेमिंग कन्वेंशन बना लिया हमने अपने हिसाब से कि जब इंटरफेस हो ना तो उससे पहले आई लिख दें,
और जब टाइप हो तो उससे पहले टी लिख दें। तो ये जो है ना, ये नेमिंग कन्वेंशन है। कैसा वाला कन्वेंशन? जैसे अगर आप कोई बूलियन प्रॉपर्टी लिखते हैं, आप माइक ऑफ कीजिएगा। जब आप कोई बूलियन प्रॉपर्टी लिखते हैं तो आप क्या करते हैं, इज करके लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ना, इज स्टूडेंट। तो ये भी एक नेमिंग कन्वेंशन है, किसको? बूलियन को समझने के लिए। तो वैसे ही टाइप और इंटरफेस, मैंने बोला जब आप लिखेंगे ना, तो या तो आप आई लिखें ताकि समझ में आए कि भाई ये आई इंटरफेस है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर आई लिख दूं, तो अब मुझे ये बात समझ में आ रही होगी कि ये इंटरफेस डिफाइन हुआ है। अगर मैं यहाँ पर टी लिख दूंगा तो मुझे देखकर समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर टाइप डिफाइन हुआ है। तो अब ये जो टाइप है, इस टाइप के अंदर तीन प्रॉपर्टी है, नेम, एज और इज स्टूडेंट। तो हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर भी तीन प्रॉपर्टी डिफाइन हुई हुई है। तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो अभी हमें एरर नहीं दे रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पर इंटरफेस डिफाइन कर देंगे, तो इंटरफेस के अंदर चार प्रॉपर्टी है। तो वो जो चार प्रॉपर्टी है, इज अलाइव, उसको भी हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो इज अलाइव को मैं कॉपी करके यहाँ से लिख लेता हूँ। आपका जो सवाल था ना कि ये जो नाम है, हम आए लिख रहे हैं इंटरफेस के मतलब बाद हम आए पर्सन लिख रहे हैं, तो ये आए हम क्यों लिख रहे हैं? आए को अगर हम हटा दें तो क्या फर्क पड़ेगा? इंटरफेस क्या नहीं बनेगा? बन जाएगा। लेकिन आए जब आप लिखेंगे तो क्या होगा, ये एक नेमिंग कन्वेंशन है। आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये इंटरफेस डिफाइन हुआ है पर्सन के लिए। और और बेस्ट प्रैक्टिस भी हो जाएगी। हाँ, बेस्ट प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में आप खुद देखेंगे कि क्या होता है, पर्सन अगर आपके ऑब्जेक्ट का नाम है ना, तो आप उसके लिए जो भी इंटरफेस या टाइप बनाएंगे उसका नाम भी आप ज़्यादातर वही रखेंगे। और अगर इंटरफेस है तो उससे पहले आप आई लगा देंगे, और टाइप है तो उससे पहले टी लगा देंगे। बस यही है, सिंपल, इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं कुछ। समझ में आ गया आपको? जी सर। सर अगर इसमें हमें ऑप्शनल करना हो तो हमें स्ट्रक्चर बनाकर उसमें ऑप्शनल डिफाइन करना होगा ना। जब ऑब्जेक्ट करेंगे उसमें तो ऑप्शनल नहीं कर सकते ना। ऑब्जेक्ट में भी आप ऑप्शनल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इस ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है ना, इसमें देखते हैं ऑप्शनल होगा कि नहीं होगा। तो इसको मैं हटा देता हूँ, इस डाटा टाइप को क्या करता हूँ मैं, हटा देता हूँ। अब मेरे इस, माइक ऑफ कीजिएगा। अब मेरे इस ऑब्जेक्ट में ना तो इंटरफेस डिफाइन हुआ है या ना टाइप डिफाइन हुई हुई है। अब ये मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, अपनी प्रॉपर्टीज को देखकर अपनी डाटा टाइप खुद इन्फर कर रहा है। ये इसने पूरा स्ट्रक्चर बनाया है खुद मेरी वैल्यूज को देख के। इसको मैं फिलहाल अभी कॉपी करता हूँ, यहाँ पर लाकर इसको पेस्ट करता हूँ और इसको सेट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, डाटा टाइप यहाँ पर डिफाइन कर दिया, कॉलन लगा के, कर्ली ब्रैकेट लगा के, उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज मेरी इसके अंदर आने वाली हैं, जैसे नेम, एज, इज स्टूडेंट, इज अलाइव। तो ये जो भी प्रॉपर्टीज इसके अंदर आ रही हैं उसके साथ डाटा टाइप भी डिफाइन हुए हुए हैं। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इज अलाइव को हटा दूँ यहाँ से। तो वो मुझे एरर दे रहा है, कह रहा है कि आपने यहाँ पर इज अलाइव लिखा हुआ है, तो आपको प्रॉपर्टी में यहाँ पर भी अंदर देना पड़ेगा। वो मुझे इस चीज़ का एरर दे रहा है, तो मुझे लिखना पड़ेगा। अगर मैं अपने इस अलाइव को क्वेश्चन मार्क लगा दूं, क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद मैं इसको हटा कर देखूं, तो अब ये मुझे एरर नहीं दे रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे अपनी प्रॉपर्टी ऑप्शनल बनानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन मार्क का यूज करना पड़ेगा। समझ आई आपको निम्रा इकबाल? जी सर, मैं कह रही हूँ कि अगर स्ट्रक्चर ना बनाए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाए तो उसमें ऑप्शनल कर सकते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने ये बनाया,
और इसके अंदर ऑप्शनल ये कर दिया ना, प्रॉपर्टी ऑप्शनल कर दी। आप किस तरीके से नहीं, ऑप्शनल करने की अगर बताएं। डेटा टाइप ऊपर ना दें, अगर डेटा टाइप डिफाइन ना करें। डाटा टाइप डिफाइन ना करें तो फिर वो आज़ाद है, फिर तो उसके पास फ्रीडम है। वो क्या करेगा, आपने कुछ इसको मतलब वो नहीं दिया ना, जैसे कि डाटा टाइप डिफाइन नहीं किया। तो ये इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ये एक उस वेरिएबल की तरह हो गया कि आपने लिखा नेम, सॉरी लेट लिखा, लेट के बाद आपने लिखा नेम। नेम का क्या बनाया आपने, एक वेरिएबल बनाया। और इस वेरिएबल को आपने बोला कि भाई ये स्ट्रिंग डाटा टाइप का होगा, ठीक है। और इसके अंदर आपने नाम लिखा, नाम क्या लिखा आपने, अहमद लिख दिया। अब ये आपने एक वेरिएबल बनाया, आपको समझ में आता है, ये आपने एक वेरिएबल बना लिया। अब अगर आप इस डाटा टाइप को डिफाइन ना करें तो आपको पता है कि ये इसको देखते हुए खुद डाटा टाइप इन्फर कर लेगा। यहाँ पर कर लिया इसने, स्ट्रिंग डाटा टाइप इसने इन्फर कर लिया इसको देखते हुए। लेकिन अगर मैं इसको नंबर कर दूं तो अब ये नंबर हो जाएगा, नंबर डाटा टाइप का हो जाएगा। अब मैं इसको अगर वापसी नाम लिख दूं तो ये स्ट्रिंग डाटा टाइप का हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, इसके पास फ्रीडम है, इसके पास क्या है अभी, ये फ्रीडम है, आज़ादी है कि जैसी मर्जी वैसे वेरिएबल को एक्सेप्ट लिखने भी दे रहा है हमें, और अपने डाटा टाइप को चेंज भी कर ले रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टाइपिंग कर दूं तो अब मुझे ये बताएं कि नेम के अंदर क्या कभी भी नंबर आ सकता है। नहीं, तो स्ट्रिंग ही है, डेटा टाइप आप डिफाइन के तो वही आएगा। जो डिफाइन किया वही आएगा। तो यही चीज आप क्या कर रहे हैं, अपने ऑब्जेक्ट के अंदर कर रहे हैं। आपने इसको आजाद छोड़ा हुआ है, आपने फ्रीडम दी हुई है इसको कि भाई इसके अंदर कोई भी डाटा टाइप कितनी भी प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हैं इसमें। और आप देखें इसमें गड़बड़ कहाँ पर हो रही है, ये जो नेम है ना, इस नेम में मैं नंबर लिख देता हूँ, कोई एरर नहीं देगा। एज में मैं लिख देता हूँ, ताहा लिख देता हूँ, कोई एरर नहीं देगा। एज स्टूडेंट जो है वो थी तो बूलियन वैल्यू, लेकिन क्या कर देता हूँ मैं इसको, यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ, नंबर दे देता हूँ। अब सारी प्रॉपर्टी की सारी वैल्यूज गलत कर दी मैंने, ठीक है। और उसके बाद मैं इसमें मजीद कुछ भी प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दे रहा हूँ, जैसे कि कुछ भी नाम लिख दे रहा हूँ, और उसकी कोई भी वैल्यू जो है वो मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू डिफाइन कर दे रहा हूँ। अब मैं अपने ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर को क्या कर रहा हूँ, गलत तरीके से यूज कर ले रहा हूँ, और ऑब्जेक्ट मुझे एरर भी नहीं दे रहा है। लेकिन अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को इंटरफेस या टाइप में डिफाइन कर देता, या अगर चलो उसमें भी नहीं करता, मैं यहाँ से ही जैसे अभी मैंने आपको दिखाया करके कॉलन लगा के इधर ही करली ब्रैकेट में इसका प्रॉपर्टी के डाटा टाइप को डिफाइन कर देता, तो क्या वो मुझे इसके अलावा ये जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर नीचे, जो भी मैं गड़बड़ कर रहा हूँ यहाँ पर नीचे, वो मुझे करने देता, नेम में कभी नंबर लिखने देता मुझे। नो सर, फिर एरर होता। तो अब आपको समझ में आया ना कि लिखना क्यों जरूरी है डाटा टाइप। जी समझ आ गया, क्लियर है। तो ये है सर इसको। अभी पर्सन पे लेके जाए माउस, ये क्या दे रहा है, शो मतलब कर रहा है कि डेटा टाइप क्या है। हाँ मैं दिखाता हूँ, ये नेम को नंबर ले रहा है, एज को स्ट्रिंग ले रहा है, और एज स्टूडेंट जो कि बुलियन डाटा टाइप होने वाली थी उसको नंबर ले रहा है। वैल्यूज को देखकर ये इसको ये कर रहा है, इन्फर कर रहा है। ओके सर। तो इसलिए हमें इसका स्ट्रक्चर डिफाइन करना ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, इसको या तो इस तरीके से डिफाइन करेंगे, करली ब्रैकेट के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज़ के नाम लिख देंगे। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और इसको सेट करके ज़रा वो कर लेता हूँ।
देखें अब ये मुझे ना एरर दे रहा है। ये कह रहा है कि नेम जो है ना वो स्ट्रिंग टाइप की होनी चाहिए। आपने यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अपना नाम लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग डाटा टाइप में। कह रहा है एज जो है वो नंबर होने वाला था आपने, लेकिन स्ट्रिंग डाटा टाइप यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई है, तो यहाँ पर एज आप नंबर में लिखें। इस बूलियन इस स्टूडेंट जो है वो बूलियन डाटा टाइप है, तो नंबर यहाँ पर नहीं चलेगा, आप यहाँ पर ट्रू या फॉल्स लिखें। तो अब ये आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एरर नहीं दे रहा है, और वो अपने इस डाटा टाइप के हिसाब से आपकी ये वाली प्रॉपर्टीज को, सारी प्रॉपर्टीज को चेक कर रहा है, और अगर आपने सही एंट्री की है तो आपको एरर नहीं दे रहा है वो। ठीक है, तो आपने ये देखा अभी, आपने अभी ये देखा कि डाटा टाइप को डिफाइन करने का एक ये तरीका है, एक ये तरीका है, और एक ये तरीका है। टाइप करके भी हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं इसका, इंटरफेस करके भी हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं ऑब्जेक्ट का, और इस तरीके से भी ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। और दूसरी बात यह कि जब आपको ना पता हो कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो इसके अंदर कितनी आने वाली है, प्रॉपर्टीज कितनी आने वाली हैं, आपको ये बात ना पता हो, तो यहाँ पर आप इंडेक्स सिग्नेचर का भी यूज कर सकते हैं। इंडेक्स सिग्नेचर की खासियत ये है, इंडेक्स सिग्नेचर बताने से पहले मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपको ये वाला तरीका, ये और ये तीनों समझ में आया? जी जी सर। सर। जी सर। जी सर। जी सर। अब देखें, इसको मैं हटाता हूँ और इंडेक्स सिग्नेचर आपको बताता हूँ। इंडेक्स सिग्नेचर बेसिकली हम इसलिए यूज करते हैं जब आपको ये ना पता हो कि ऑब्जेक्ट में आने वाली प्रॉपर्टीज कितनी है, और उसकी वैल्यू जो है वो जाहिर सी बात है कि आप उसकी वैल्यू जो है ना वो लिखेंगे, जब आप प्रॉपर्टी देंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी उसकी। तो इंडेक्स सिग्नेचर जो है वो डायरेक्टली प्रॉपर्टी के लिए यूज होता है, कि जब आपको ये ना पता हो कि आपके ऑब्जेक्ट में आने वाली प्रॉपर्टीज कितनी है, आप इंडेक्स सिग्नेचर की मदद से अपनी प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू को कंट्रोल भी कर सकते हैं। कैसे लिखते हैं इसको हम देखते हैं। इंडेक्स सिग्नेचर लिखने के लिए आपको पता है ना, ऑब्जेक्ट में की और वैल्यू पेयर है। ठीक है, तो उसी को देखते हुए ना हम इसको समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे की। अच्छा, की लिख दिया हमने, की को हम देंगे कॉलन। अब ये मैं की क्या करना हूँ, डाटा टाइप डिफाइन करूँ। की को कॉलन दे दिया, कॉलन देने के बाद मैंने की को बोला कि भाई ये स्ट्रिंग डाटा टाइप होगी। अब ये क्या चीज़ है, ये जो मैंने की डाटा टाइप स्ट्रिंग डिफाइन किया, ये मेरी कीज हैं। नेम, एज, इज स्टूडेंट, ये वाली की है। ये सारी की जिसको मैं प्रॉपर्टी भी बोलता हूँ, की भी बोलता हूँ, ये वाली है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अब मैं इसको रख दूंगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा कि इस स्क्वायर, सर ये पर्सन के आगे से कॉलन नहीं हटेगा? ये वाला, जी सर। नहीं नहीं, ये नहीं हटेगा, क्योंकि देखें मैं आपको इसको यहाँ पर लिख कर दिखाता हूँ। इंडेक्स सिग्नेचर मैं यहाँ पर लिखकर आपको दिखाता हूँ। उसके बाद फिर मैं इसको उठा के उसके डाटा टाइप में रख दूंगा, ताकि आपको समझ में आए कि ये डाटा टाइप है, ये एक किस्म का डाटा टाइप है ये भी। अच्छा, आपने क्या किया, की कॉलन स्ट्रिंग, एक की जो आई, जितनी भी कीज आपकी आएंगी उसकी क्या होगी, डाटा टाइप स्ट्रिंग होगी। ठीक है, उसके बाद आपने फिर यहाँ पर कॉलन लगाया। कॉलन लगाने के बाद आपकी प्रॉपर्टी के अंदर अगर आपको सारी वैल्यूज चाहिए स्ट्रिंग में, तो यहाँ पर आप स्ट्रिंग लिख दें। अब ये आपने इंडेक्स सिग्नेचर बना लिया। इसकी मदद से क्या होता है
कि अगर आपको ना पता हो ना कि आपके ऑब्जेक्ट में कितनी प्रॉपर्टीज आने वाली हैं, तो आप ये लिख सकते हैं इंडेक्स सिग्नेचर। इससे क्या फ़ायदा होता है कि आप ना इसके डाटा टाइप को, अगर आपको पता है कि भाई तमाम वैल्यूज स्ट्रिंग की आने वाली हैं, तो आप ऐसे करके ना अपने वैल्यूज को डाटा टाइप दे सकते हैं स्ट्रिंग। और कीज जो है वो तो होती है स्ट्रिंग में, आपको पता है, मैंने बताया था ना कि कीज एक्चुअल में ऐसी होती हैं, और हमने इसको एक्सेस भी किया था इस तरीके से। जी सर। ठीक है। तो ये इंडेक्स सिग्नेचर है, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ। और पर्सन के बाद इसको डिफाइन करना है, तो जाहिर है ये एक डाटा टाइप है, तो इसको मैं कॉलन लगाऊंगा। कॉलन लगाने के बाद ही मैं डिफाइन करूंगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर कॉलन लगाकर डिफाइन किया, ये जो पूरा है वो आएगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम क्या कर रहे थे, डाटा टाइप डिफाइन कर रहे थे। तो ये इंडेक्स सिग्नेचर को भी हम किसके अंदर डिफाइन करेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर डिफाइन करेंगे। अच्छा, अब मैं आपको ये कह रहा था कि लिखने का तरीका यही है जैसे मैंने लिखा था, कीज, स्ट्रिंग और कॉलन और एनी। ठीक है। अब इससे ना आप इसके उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको वैल्यूज पता है, अगर इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर दूं। आपको इसकी वैल्यूज को अगर वो करना है ना कंट्रोल। ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर होता है इंडेक्स सिग्नेचर। हाँ, इंडेक्स सिग्नेचर आप उस वक्त यूज करते हैं जब आपको ये ना पता हो कि आपकी प्रॉपर्टीज जो है ना वो कितनी है। मतलब अगर आपकी प्रॉपर्टीज की क्वांटिटी आपको नहीं पता कि कितनी है, तब आप इंडेक्स सिग्नेचर यूज कर सकते हैं। ठीक है। और इसके इसकी मदद से भी आप अपनी वैल्यूज के डाटा टाइप को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सबके लिए एक ही डिफाइन होगा। जैसे कि देखें यहाँ पर हमने स्ट्रिंग, नंबर और बूलियन लिखा हुआ है, तो फिर मुझे एनी देना पड़ेगा, क्योंकि एनी टाइप का ही जो डाटा टाइप है ना वो इसको एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि कभी हम स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं, कभी नंबर यूज कर रहे हैं, कभी बूलियन यूज कर रहे हैं। अच्छा, इसको मैं स्ट्रिंग करके देखता हूँ। तो जैसे ही मैं स्ट्रिंग करता हूँ तो क्या होता है, ये एरर दे देता है नंबर और बूलियन वाले डाटा टाइप में। तो जब आपको पता हो कि आपकी तमाम वैल्यूज स्ट्रिंग है, तो आप यहाँ पर ये कर सकते हैं कि स्ट्रिंग लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर यूनियन लगा कर देखते हैं। तो अब क्या है, आप यूनियन की मदद से, इसको मैं राउंड ब्रैकेट में लिख दूँ ना तो आपको पढ़ने में ज़्यादा आसानी होगी। यूनियन की मदद से आप स्ट्रिंग और नंबर दोनों डाटा टाइप इसके अंदर लिख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर यूनियन लगाकर बूलियन लिखना है, तो आपको अब ये तीनों इसको एक्सेप्टेबल होगा इसको। ठीक है। अब ये आपने एक ऐसी डाटा टाइप डिफाइन कर दी जिसमें आप स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन इस डाटा टाइप की कोई भी प्रॉपर्टी आप इसमें दे सकते हैं। दूसरी बात ये कि ये जो है इसकी जो कीज हैं, मतलब जो ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी जितनी भी आ जाए वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, इंडेक्स सिग्नेचर का यूज आपको करना पड़ जाता है। तो इंडेक्स सिग्नेचर आपको थोड़ा फ्रीडम दे देता है इस चीज़ में कि आपकी प्रॉपर्टीज अगर आपको नहीं पता है कि कितनी है, तो फिर वो आपको यहाँ पर इंडेक्स सिग्नेचर का यूज करना पड़ेगा। तो मतलब खैर, हम अपनी मर्जी से प्रॉपर्टीज बढ़ा सकते हैं इसमें। जी हाँ, अपनी मर्जी से आप लिख सकते हैं प्रॉपर्टी। तो इसमें मैं वो कुछ लिख देता हूँ, जैसे कि और इसमें अब इज अलाइव ऐड करें, क्योंकि आपने ऊपर जो है स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन दिया हुआ है ना, तो इज लाइव जो है उसको मैं ट्रू कर देता हूँ। अच्छा, टाइप और इंटरफेस में ये चीज नहीं होती, वो एरर दे देता है फौरन। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ
कि यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। कि नेम जो है ना, वो ज़रूरी नहीं है अभी कि वो स्ट्रिंग डाटा टाइप का ही हो। आप इसको यहाँ पर नंबर भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपने यहाँ पर यूनियन दिया हुआ है ना, कि या आपकी जो भी वैल्यू है, या तो वो स्ट्रिंग भी होगी, हो सकती है, या तो वो नंबर हो सकती है, या वो बूलियन हो सकती है। तो यहाँ पर ये मिस्टेक हो सकती है कि आपके नेम जो है उसके आगे नंबर आ जाए। तो बेहतर क्या है कि आप इसको एनी कर दें। बात तो वही पड़ गई जो शुरू में लिखा था मैंने, बात वही पड़ गई कि एनी डाटा टाइप सेट कर दिया, ताकि ताहा 26 ट्रू और ट्रू जो भी है वो इसको ये एक्सेप्ट कर लेगा। अगर आपको पता है कि भाई तमाम वैल्यूज स्ट्रिंग होने वाली हैं, जैसे आपने नोट किया होगा कि इंक्वायरर के अंदर आप जब भी उसकी वैल्यू डिफाइन करते हैं तो स्ट्रिंग में करते हैं, जैसे कि नेम भी स्ट्रिंग में लिखते हैं, टाइप भी स्ट्रिंग में लिखते हैं, मैसेज भी स्ट्रिंग में लिखते हैं, और जो चॉइसेस अगर आप देते हैं तो वो एरे होता है। तो आप उस वहां पर उस जगह पर आप कर सकते हैं कि भाई स्ट्रिंग या फिर स्ट्रिंग का एरे, ऐसे करके आप लिख सकते हैं वहां पर। खैर, तो इसको बताने का मकसद ये था इंडेक्स सिग्नेचर का, कि मैंने क्वेश्चन नंबर 45 में इंडेक्स सिग्नेचर का शायद यूज़ किया था। तो वहाँ से आपको, अगर क्वेश्चन नंबर 45 अगर आपने वहाँ से देखा हो, तो आपको वहाँ पर इंडेक्स सिग्नेचर मिलेगा। अच्छा, दूसरी बात ये, मुझे ये बताएं कि आपको इसका पर्पस समझ में आया कि डाटा टाइप जब हमें डिफाइन करनी हो। इसको मैं हटा देता हूँ अभी फ़िलहाल। सर मेरी, अगर हम इंडेक्स सिग्नेचर नहीं देंगे तब भी तो वो हम जितनी भी प्रॉपर्टी लेंगे वो ले लेगा ऑब्जेक्ट। जी हाँ, वो उस सूरत में भी ले लेता है, लेकिन तो फिर आप हम क्यों लिखेंगे? इंडेक्स सिग्नेचर आपको कभी कभी ही यूज़ करना पड़ेगा, हर टाइम यूज़ नहीं करना पड़ेगा। कुछ कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं जहाँ पर आपको ये यूज़ करना पड़ जाता है। अच्छा, तो जब कंडीशंस आएंगी ना, तो मैं आपको दिखा दूंगा प्रैक्टिकली, क्योंकि 45 क्वेश्चन में अभी कुछ सवालात हमारे ऐसे आने वाले हैं जिसमें हमें ये यूज़ करना पड़ेगा। तो वहाँ पर मैं दिखा दूंगा। अभी मैंने बताने का मकसद ये था कि जो ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, इसकी जो अलग अलग टाइप हमने लिखी है, तो एक ये खुद से इन्फर करके सेट कर लेता है, अब हमने ये देखा। दूसरा हमने ये देखा कि इंटरफेस की मदद से हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं, हम टाइप की मदद से इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ी तो हम इंडेक्स सिग्नेचर को भी यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको ये जी सब सर। क्लियर है? जी सर। जी सर। जी सर clear है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब अपने एक दफ़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो उसमें आपने ये देखा कि भाई ऑब्जेक्ट जो है वो की वैल्यू पेयर की शक्ल में होता है। ऑब्जेक्ट के डाटा टाइप को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, इंटरफेस क्या होता है, टाइप क्या होता है, इंडेक्स सिग्नेचर क्या चीज़ है, ये तमाम चीज़ें आपने देखी हैं। तो अब मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, या रिमूव करने से बेहतर है कि मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, और अपने ऑब्जेक्ट को नीचे ले आता हूँ। ठीक है, अच्छा, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो आपको एरे का वो वाला मेथड याद है जिसमें हम डीप कॉपी निकाल रहे थे, जिसमें हमने जेसन पार्स और जेसन स्ट्रिंगिफाई का यूज किया था। मुझे याद है लेकिन थोड़ा बहुत। अच्छा, जी सर। बिल्कुल आपको याद है फायदा, ठीक है। तो आपको ये याद है ना कि हमने डीप कॉपी क्यों निकाली थी और शैलो कॉपी में क्या प्रॉब्लम आ रही थी?
जी सर। ठीक है, तो उसके लिए हमने जेसन पार्स और जेसन स्ट्रिंगिफाई यूज किया था, और उससे हमने अपने जो नेस्टेड एरे था उसके रेफरेंस को ब्रेक कर दिया था। नेस्टेड एरे के रेफरेंस को ब्रेक कर दिया था, क्योंकि ये रेफरेंस डाटा टाइप होता है ना इनका, एरे का या ऑब्जेक्ट का, मतलब ये नॉन प्रिमिटिव वैल्यू होती है रेफरेंस डाटा टाइप वाली। तो रेफरेंसेस उसके आते हैं हमारे पास, तो हमने क्या किया था, जेसन पार्स और जेसन स्ट्रिंगिफाई को यूज करके उसके रेफरेंस को ब्रेक कर दिया था। तो मैं आपको जी ये सर। बताना चाह रहा था कि एक मेथड है स्ट्रक्चर क्लोन के नाम से। वो स्ट्रक्चर क्लोन क्या करता है कि आपको डीप कॉपी ही बनाकर दे देता है। तो यही चीज़ जो है ना, हम अपने ऑब्जेक्ट में भी यूज कर सकते हैं, और यही चीज़ हम अपने एरे में भी यूज कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट के ऊपर पहले तो मैं आपको ये दिखा दूं कि इसकी भी जो है शैलो कॉपी और डीप कॉपी वाला जो है ना, वो बिल्कुल प्रॉब्लम इसके साथ भी वही है। तो इसकी प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व करेंगे डीप कॉपी बना के। पहले हम देखते हैं कि ये वाकई में शैलो कॉपी डीप कॉपी वाला मसला इसमें है या नहीं है। तो करते हम ये हैं कि अपने इस दो प्रॉपर्टी को यहाँ से हटा देते हैं। अब हमारे पास दो प्रॉपर्टीज हैं, तो इस प्रॉपर्टी को ना, नेम को हम एक एरे में रख देते हैं, और यहाँ पर हम कुछ नाम लिखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ ताहा अहमद, और यहाँ पर मैं कॉमा लगाकर अली लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं ये करता हूँ कि ताहा अहमद अली ये तीन लिख दिए मैंने। अब आपको पता है ये ऑब्जेक्ट के अंदर एक एरे आ रहा है, तो ये जो इसकी जब मैं कॉपी निकालूंगा तो ये शैलो कॉपी बनेगी, इसका रेफरेंस पास होगा मुझे। मतलब अगर मैं कॉपी बनाता हूँ इसकी पहले, उसके बाद फिर देखते हैं। मैंने क्या किया, स्टूडेंट को बराबर कर दिया पर्सन के। पर्सन क्या है, ऑब्जेक्ट है। पर्सन क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट है। अब मैं अपने console डॉट लॉग कराता हूँ स्टूडेंट को। ठीक है, मैं पर्सन को नहीं करा रहा, मैं स्टूडेंट को करा रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर वो आपको बता रहे हैं कि एक एरे है, नेम की प्रॉपर्टी है। मैं नो डेमोन बंद कर देता हूँ, आपको वैसे ही दिखाता हूँ, थोड़ा मतलब आपको क्लीन नजर आएगा। देखें यहाँ पर नेम की एक प्रॉपर्टी है, इधर हम देखते हैं, ये रही नेम की प्रॉपर्टी। उसके अंदर एक आपने एरे बनाया है, तो आप यहाँ पर एरे देख सकते हैं। उसके बाद एक एज की प्रॉपर्टी है, यहाँ पर एज आ गया, कॉमा लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, आप देखिएगा एज आ गया। तो एज के बाद उसकी वैल्यू है, यहाँ पर भी उसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, और ये हमने देखा किसको है, स्टूडेंट को देखा है अपने। स्टूडेंट के अंदर हमने क्या सेट किया है, पर्सन सेट किया है। अब हम एक काम ये करते हैं कि स्टूडेंट जो है ना, उस स्टूडेंट को एक्सेस करते हैं हम। एक्सेस करके हम लेते हैं नेम को। क्यों, क्योंकि नेम को हमें देखना है कि इसका रेफरेंस पास हुआ हुआ है। अगर हम इसकी वैल्यू चेंज करें तो क्या पर्सन में भी चेंज हो जाएगी वैल्यू, ये हमें देखना है। तो हमें करना ये है कि स्टूडेंट डॉट लगाकर हमने नेम की प्रॉपर्टी एक्सेस कर ली। अब इसके अंदर मुझे, क्योंकि ये मेरा वो है ना, ये नेम क्या है, ये मेरा एक एरे है,
तो इसके इंडेक्सेस के हिसाब से इनकी प्रॉपर्टीज को मैं कॉल कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 0, तो मैंने ताहा को कॉल किया। अभी कैसे किया? जीरो इंडेक्स के ऊपर जाके जीरो जीरो इंडेक्स, इंडेक्स नंबर। हाँ, जीरो इंडेक्स नंबर लेके। आपको समझ में आती है ना ये बात? स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है, जी। नेम उसकी प्रॉपर्टी थी, और वो प्रॉपर्टी एक एरे है। तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा के उसकी जीरो इंडेक्स को कॉल कर लिया। ठीक है, हम अभी क्या कर रहे हैं, अपने स्टूडेंट वाले के उसमें काम कर रहे हैं। तो इसको पहले देखते हैं, उसके बाद इसको चेंज करेंगे। अभी फिलहाल क्या करते हैं, इसको पूरे को उठा के console.log में रखते हैं। ताहा आता है नहीं आता है वो देखना है हमें। ठीक है, इसमें ताहा आ जाएगा, इसको हम कमेंट कर देते हैं नीचे वाले को। तो इसमें क्या आ गया? ताहा आ गया। अब जो है, इसको मैं कंसोल से हटा देता हूँ। आपको दिखाना था सिर्फ कि इसके अंदर वैल्यू आ रही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं सेट कर रहा हूँ, और इसकी वैल्यू को मैं चेंज करके, ताहा को चेंज करके मैं कर देता हूँ हसन कर देता हूँ। अच्छा, अब मैंने इसकी प्रॉपर्टी को हसन कर दिया। अब मुझे देखना ये है कि क्या पर्सन का ऑब्जेक्ट जो है वो चेंज होगा या नहीं होगा, क्योंकि मैंने स्टूडेंट के अंदर उसकी प्रॉपर्टी चेंज की है, उसके इंडेक्स की वैल्यू चेंज की है, ताहा को हसन किया है। तो पर्सन चेंज होता है या नहीं होता है, ये देखना है मुझे। अच्छा देखें, मैंने चेंज किया था हसन को स्टूडेंट के अंदर। स्टूडेंट के नेम के जीरो इंडेक्स को मैंने हसन कर दिया था, और मैंने कंसोल कराया पर्सन को। तो इसने क्या किया, पर्सन को भी हसन कर दिया। मतलब क्या हुआ, इसमें वही मसला आ रहा है, शैलो कॉपी वाला। एक चीज जो है उसकी कॉपी बनती है, दूसरे चीज का रेफरेंस पास हो जाता है। अब वो रेफरेंस का मसला ये है कि वो क्या करता है, जिसको भी आपने सेट किया है ना, जैसे स्टूडेंट में ये पर्सन सेट किया, अब स्टूडेंट में चेंजिंग कर रहा हूँ तो पर्सन में भी चेंजिंग हो जा रही है। आपको सेम प्रॉब्लम यहाँ पर भी फेस हुई ना, वही शैलो कॉपी वाली। जी सर। जी सर। तो अब हम ना इसको क्या करेंगे, अपने एक मेथड की मदद से क्या करेंगे, करके देखते हैं, इसकी डीप कॉपी निकालते हैं। तो करना मुझे कुछ भी नहीं है, इस पर्सन को मैं यहाँ से कट करता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर करता ये हूँ कि स्ट्रक्चर क्लोन, स्ट्रक्चर्ड क्लोन है, और इसके अंदर मुझे पास करनी पड़ेगी वैल्यू पर्सन की। तो मैंने पर्सन की जो भी वैल्यू है वो मैंने पास कर दी। ठीक है, अब किया मैंने कुछ भी नहीं है, वही इसको रहने देता हूँ मैं। स्टूडेंट जीरो इंडेक्स पे हसन को मैंने चेंज कर दिया, और पर्सन को लॉग करा कर देखता हूँ कि पर्सन में ताहा आ रहा है या हसन आ रहा है, क्योंकि चेंजिंग कहाँ की है, स्टूडेंट के अंदर की है। स्टूडेंट के अंदर चेंजिंग की है, पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। तो पर्सन के अंदर क्या आया, ओरिजिनल जो कहा था वो आ गया। तो आपकी वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई जो डीप कॉपी वाली प्रॉब्लम थी। जी। आप सबको क्लियर हुआ ये कि यहाँ पर हम स्ट्रक्चर क्लोन के मेथड से क्या कर सकते हैं, एक डीप कॉपी बना सकते हैं, और यही चीज़ आप एरे ये में भी इसका यूज। ऑब्जेक्ट भी होता है या दूसरे के लिए भी होता है?
एरे और ऑब्जेक्ट इन दोनों के लिए, क्योंकि यही तो रेफरेंस डाटा टाइप वाली दोनों हैं वो। रेफरेंस टाइप में एक एरे है और एक ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के साथ ही ये मसला है ना। शैलो नॉन कॉपी, प्रिमिटिव डेटा टाइप में जाता है ना ये। नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप, जी हाँ जी हाँ। तो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप जो है वो ही रेफरेंस टाइप कहलाती है। और रेफरेंस टाइप में मसला यही आता है, शैलो कॉपी और डीप कॉपी वाला। तो ये जो है डीप कॉपी, उसका मसला आपने स्ट्रक्चर क्लोन से सॉल्व कर लिया। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये वाली चीज़ क्लियर है आपको। यस सर। मुझे ज़रा रिपीट करें दोबारा कि आपने क्या देखा, क्या समझा। सर आपने ना सबसे पहले लाइक पर्सन के नाम से आपने उसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाया, दो वैल्यू स्टोर करवाई, नेम की एक स्टोर करवाई, उसने एरे के अंदर वैल्यूज तहा, अहमद और अली स्टोर करवाया। उसके बाद आपने एज एज के अंदर उसकी एज डाली, ठीक है। उसके बाद आपने लेट स्टूडेंट के नाम से अब आपने पहले एक पर्सन को इजिकल्स टू किया था पर्सन के। जब आपने इजिकल्स टू पर्सन के किया था तो आपने कंसोल करवाया था, तो हमारा नेम और फिर मतलब जो हमारा एरे था वो आ रहा था और साथ एज भी आ रही थी, ठीक है, अलग से आ रही थी कोमा लगा के। और जब हमने लेट स्टूडेंट को पर्सन के इजिकल्स टू करने के बाद इसका इंडेक्स नंबर दिया था, तो इंडेक्स नंबर आपने इसको हसन के इक्वल किया था, तो हमारा पर्सन चेंज हो गया था हसन में। तो जब हमने इसके अंदर हम शैलो कॉपी बना दी, हमने डीप कॉपी के अंदर इसके स्ट्रक्चर को चेंज किया, तो हमने स्टूडेंट के नाम से एक स्ट्रक्चर क्लोन का वो लिखा, पैरामीटर पास किया, उसके अंदर हमने पर्सन लिखा। पर्सन को फिर हमने स्टूडेंट डॉट नेम इंडेक्स नंबर 0 लिखा, उसने हसन को लिखा, तो हमने कंसोल करवाया तो फिर उसका वैसे ही एरे ओरिजिनल कर आ रहा था। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही आपने बताया। अब जो है हम यहाँ पर देखते हैं, आप सबको क्लियर है ना ये। जी सर। अच्छा देखें, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये जो, इसको हम हटा देते हैं फिलहाल। स्ट्रक्चर क्लोन को आप याद रखिएगा, ये मैंने बताया है किसके लिए, डीप कॉपी बनाने के लिए, ठीक है। माइक ऑफ कर लें। और अभी मैं इसको हटा दे रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या है, पर्सन का एक ऑब्जेक्ट है, इसको भी मैं सिंपल हटा देता हूँ, नेम को भी। यहाँ पर मैं सिंपल नेम दे देता हूँ, ताहा, कॉमा लगा देते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है पर्सन का, जिसके अंदर नेम है ताहा और एज है 26। ठीक है। और मैं यहाँ पर बनाने लगा हूँ एक एनोनिमस फंक्शन। और जब भी फंक्शन को हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, तो वो मेथड कहलाता है। मैंने क्या बोला कि जब भी हम फंक्शन को बनाते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, तो वो मेथड कहलाता है। तो अब मैं सबसे पहले तो दे देता हूँ इसकी प्रॉपर्टी का नाम। तो प्रॉपर्टी का नाम मैं लिख देता हूँ ग्रीटिंग। ठीक है, एक ग्रीटिंग बना लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं कि एक फंक्शन बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। और एनोनिमस फंक्शन है, तो फंक्शन का अपना खुद का कोई नाम नहीं होगा, ठीक है। डायरेक्ट हम नाम नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। इस ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, एक पैरामीटर जो है हम बाद में देखते हैं। कर्ली ब्रैकेट लगा के इसको ज़रा यहाँ पर बनाते हैं। और बनाने के बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ फंक्शन। इस फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पर लॉग करता हूँ। कॉन्सोल डॉट लॉग के अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ अच्छा, अब देखें, मैं इसको चलाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं लिखूंगा पर्सन। पर्सन क्योंकि मेरा एक ऑब्जेक्ट है,
तो उसके अंदर 3 प्रॉपर्टी है, नेम, एज और ग्रीटिंग। तो ये जो ग्रीटिंग है वो एक मेथड है, नेम एक प्रॉपर्टी है, एज भी एक प्रॉपर्टी है, ग्रीटिंग भी एक प्रॉपर्टी है। लेकिन नेम एक वेरिएबल की तरह है, एज भी एक वेरिएबल की तरह है, और ग्रीटिंग एक मेथड है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक फंक्शन है। तो ग्रीटिंग को अब मुझे करना है एक्सेस, तो मैं डॉट लगाकर ग्रीटिंग को एक्सेस कर लूंगा। अब जैसे ही मैंने ग्रीटिंग को एक्सेस किया, तो क्योंकि ये एक फंक्शन है, तो इसको चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पैरेंथेसिस लगाना, parentheses देने पड़ेंगे। parenthesis देने होंगे। पेरेंथेसिस हमने दे दिया। अब पेरेंथेसिस को दे तो दिया मैंने, अब यहाँ पर इसको कंसोल कराने की मुझे ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी अंदर कराया हुआ है कंसोल। जैसे ये फंक्शन चलेगा तो इसके अंदर का कंसोल भी चलेगा, तो मुझे टर्मिनल में रिजल्ट तो वैसे ही नज़र आ जाएगा। तो डायरेक्टली मैं सिर्फ इसको देख लेता हूँ। हेलो कहाँ है? अब देखें, यहाँ पर आया एरर। ठीक है, अब इसको समझिएगा ज़रा। अब ये जो एरर आया है ना, ये कह रहा है कि console डॉट लॉग ताहा ये जो नेम है, ये नेम जो है, नेम इज नॉट डिफाइंड, नेम इज नॉट डिफाइंड। अब नेम तो आप कहेंगे यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है मैंने। तो आपको मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जो ये नेम है, ये इसका जो एक स्कोप बना हुआ है अंदर, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट है ना, जो एक स्कोप बना हुआ है, तो इस स्कोप से बाहर जाकर ये इस नेम को एक्सेस नहीं कर पा रहे। ठीक है, अगर अगर मैं यहाँ पर आपके लिए, यहाँ पर मैं लिख दूँ ना नेम, और इसकी एक डाटा टाइप भी दे देते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि मुझे आर्ग्यूमेंट पास करो। तो अगर मैंने इसको यहाँ से आर्ग्यूमेंट पास कर दी, तो ये तो फिर भी इससे तो कोई ताल्लुक रहा ही नहीं ना। ये तो ऐसा ही हो गया कि फंक्शन का पैरामीटर है, उसका आर्ग्यूमेंट आप यहाँ पर पास कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा ना अली, तो मेरे कंसोल में ना हेलो अली लिखा हुआ आ जाएगा, ये कहा तो आएगा ही नहीं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। हेलो क्या लिखा हुआ आ गया? अली लिखा हुआ आ गया। हेलो अली। तो इस फंक्शन ने के पैरामीटर ने इस आर्ग्यूमेंट को उठाया। मुझे ये नहीं चाहिए, ये आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए, यहाँ का पैरामीटर भी नहीं चाहिए। पैरामीटर मैंने इसलिए लिखा कि आपको ये कंफ्यूजन हो कि भाई पैरामीटर लिख दें तो शायद ये इसको उठा ले, तो ये इसको नहीं उठाएगा। ठीक है, इसको हटा दिया। अब मसला ये है कि इस वाले नेम को हम कैसे एक्सेस करें। तो इसको हम देखते हैं कि कैसे एक्सेस करना है। अभी फिलहाल तो हमें ये समझ में आया कि ये जो नेम है, ये नेम एरर दे रहा है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ दिस डॉट। अब मैं करके देखता हूँ जरा कि कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर उसने ताहा को उठा लिया। आपने क्या किस तरह दिखाया? अच्छा, ऑब्जेक्ट की तरह, ठीक है। जस्ट नॉट में अच्छा सर, इसमें आपने रिटर्न नहीं करवाया? सर ये दिस किस चीज को मेंशन कर रही है कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर के नाम को? इस ऑब्जेक्ट के इस नेम को वो एक्सेप्ट नहीं कर, वो यहाँ तक पहुंच नहीं पा रहा था। तो दिस से पहुंच जाएगा? दिस दिस की जगह लगाए, कोई और वैल्यू दे सकते हैं? दिस की तो जगह कोई दिस ही और वैल्यू, मतलब एज लिखूं लिखूं यहाँ पर नेम में? नहीं, मतलब दिस क्या कोई वर्ड है, कीवर्ड है जो जी हाँ, जी हाँ, पहुंचा रहा है? ये कीवर्ड क्योंकि ये है। रिटर्न की तरह काम कर रहा है। नहीं, ये रिटर्न की तरह काम नहीं कर रहा। रिटर्न की मतलब ये उसको एक्सेस तक करने के लिए कीवर्ड यूज किया है? ये इसको इसके स्कोप के बाहर इसने लिखा हुआ था ना नेम। जी अब जी इस नेम को ये एक्सेस कर नहीं पा रहा था, मैं आपको यही दिखा रहा था दिस जी। हटाकर। जब मैं इसको यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहा था, आपने देखा है ना कि नॉर्मली क्या होता है कि जब आप बाहर कोई चीज लिखें तो अंदर वाली चीज उसको एक्सेस कर लेती शेयर कर लेती है। जी है सर। ना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसको ये एक्सेस नहीं कर पा रहे।
अभी मैं इसको अगर चलाऊंगा तो एरर आ जाएगा, और वो बोलेगा कि एरर आ क्या रहा है, कि उसको मालूम ही नहीं है कि ये क्या, अनडिफाइंड, नॉट नॉट डिफाइंड, नेम इज नॉट डिफाइंड। हालांकि हमने डिफाइन किया हुआ है, ये नेम डिफाइन किया हुआ है, लेकिन ये क्या कह रहा है, नेम इज नॉट डिफाइंड, मतलब ये इस नेम को एक्सेस कर ही नहीं पा रहे, वहां तक इसकी रसाई नहीं है। अब हमने क्या किया कि अगर हमें इस नेम को यूज करना है तो हमने यहाँ पर दिस का यूज किया। अब आपके जहन में ये बात भी आ सकती थी ना कि भाई इसके अंदर अगर हम पैरामीटर दे दें नेम के नाम से, वही जो मैंने अभी आपको बताया, और उसकी वैल्यू स्ट्रिंग दे दें, तो हो सकता है वो इस नेम को उठा ले। हालांकि वो इस नेम को नहीं उठा रहे, वो इस पैरामीटर की रिक्वायरमेंट यहाँ पर आर्ग्यूमेंट की शक्ल में बना रहे हैं। और अगर आप यहाँ पर ताहा लिखते हैं तो इस ताहा का इस नेम वाले ताहा से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर अली लिख दूं तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, हेलो अली, तो ये वाला नेम तो फिर भी नहीं आया। समझ आ रही है ना आप लोगों को? यार बड़ा मुश्किल हो रहा है ये टॉपिक। जी सर। तो इस चीज को एक्सेस करने के लिए हमने क्या यूज किया, दिस का यूज किया। अगर हमने अपने ऑब्जेक्ट के अंदर की किसी प्रॉपर्टी को किसी फंक्शन के अंदर यूज करना है तो हम क्या करेंगे, दिस का यूज करेंगे। दिस हमें क्या करता है, पहले मैं इसको सेट कर लूं, मैं क्या करूं, पैरामीटर हटा दूं, आर्ग्यूमेंट हटा दूं। अब मैं आता हूं यहाँ पर, ये आपको बात समझ में आ रही होगी कि ये जो नेम है, ये वाला नेम, इसको इस नेम को एक्सेस नहीं कर पा रहे, आपको ये बात समझ में आ रही होगी। जी। अगर इसको एक्सेस करना है तो आपको क्या करना है, दिस का कीवर्ड लगाना है। दिस। ये दिस आपको क्या करके देता है, आपको एक्सेस करके देता है इसके बाहर की वैल्यू। इस स्कोप के बाहर की वैल्यू जो है ना, नेम जो है, उसको ये आपको ला कर दे रहा है। दिस डॉट नेम आपने लिखा तो इस स्कोप के बाहर जो नेम लिखा हुआ है ये उस नेम को आपको ला कर अब दे रहा है। और ये आपसे एक कैसे बात वो, पूछूं? जी जी, इसको कैसे पता कि इस नेम को उठाना है? क्योंकि इसको ये तो पता है कि भाई ये जो कर्ली ब्रैकेट का स्कोप है ना, इसके बाहर नेम को ये ढूंढ रहा है, इसको नेम मिल गया यहाँ पर। अगर मैं इसको ठीक। नेम वन कर देता हूँ तो एरर आ गया, क्योंकि दिस ने क्या किया, इस स्कोप के बाहर जाके देखा कि भाई नेम चाहिए इसको। यहाँ पर हम्म। नेम वन है, एज है और ग्रीटिंग है, तो जी। इसने बोला कि भाई नेम तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर। हम्म। अब देखें, नेम को ना मैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी, तो एक स्कोप है ना ये वाला, जी जी। इसके भी बाहर नेम लिख कर देखते हैं। अब ये दिस जो है वो इस स्कोप के बाहर जाकर भी इस नेम को नहीं उठा पा रहे। इसको जरा सही से लिख कर देख लेते हैं, लेट करके, लेट नेम इज इक्वल टू हसन कर देते हैं, ठीक है। आप इस जी। बात को अब मुझे आपको सिर्फ यही समझाना है कि दिस जो है ना, हम्म। जब हम नहीं लगा रहे थे तो इस स्कोप के अंदर देखें, सिंपल है, दोबारा से देखते हैं इसको, है कुछ भी नहीं। इसको मैंने दिस को यहाँ से हटा दिया, नेम वन को नेम कर दिया और इसको यहाँ से मिटा दिया। अब मेरा एक सिंपल ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक मेथड है, उसके अंदर console डॉट लॉग करा रहा हूँ मैं नेम को। नॉर्मली हम ये देखते थे कि अगर मेरे स्कोप के बाहर कोई वेरिएबल हो सेम नाम का तो वो उसको एक्सेस कर लेता था। तो अगर मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ अभी तो ये एक्सेस इसको नहीं कर पा रहे, और नहीं करने कर अभी हमने यहाँ पर रिजल्ट भी देखा कि ये नेम इज नॉट डिफाइन दे रहा है। इस केस में ऐसा हो रहा है कि ये इस चीज को एक्सेस नहीं कर पा रहा है। अगर मैं नॉर्मल आपको फंक्शन बनाकर दिखाऊं तो वो एक्सेस कर लेता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट के अंदर ये सिनेरियो बन रही है ना, इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने दिस का यूज करते हैं। अब देखें, ये जो दिस है, ये जो है
इस स्कोप के बाहर जाकर ढूंढेगा कि कोई नेम का वेरिएबल है क्या। यहाँ पर क्या है, नेम का वेरिएबल इसको मिल गया। तो इसने क्या किया, इस दिस ने इस स्कोप के बाहर देखा कि ये नेम का वेरिएबल यहाँ पर है, इसको एक्सेस करवाकर हमें दे दिया कि भाई ताहा की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं अभी इस फंक्शन को चलाऊं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हेलो ताहा। ठीक है, इसको हमने चलाकर देखा भी, दोबारा देखते हैं। हेलो ताहा आ गया। तो अब मेरी कंफ्यूजन है कि दिस जो है वो सिर्फ इस स्कोप के बाहर तक एक्सेस करता है, या इसके बाहर वाला जो स्कोप है, जैसे कि ऑब्जेक्ट का स्कोप है ये वाला, इसके बाहर अगर मैं यहाँ पर कोई नेम रख दूं तो ये इसको भी एक्सेस करेगा। मतलब कितने बाहर जाकर ये नेम के वेरिएबल को ढूंढ कर लेकर आएगा मेरे लिए। ठीक है, तो उसके लिए हमें करना ये पड़ेगा कि इस नेम को जो है ना हमें चेंज करना पड़ेगा, ताकि ये इस स्कोप के बाहर इस जगह पर इसको कोई नेम ना मिले। यहाँ पर क्या है, नेम 1 है, एज है, और नेम तो है नहीं ना यहाँ पर कोई। तो अब ये वाली तो हो गई कि भाई इस स्कोप के बाहर इसको जाकर देखना था यहाँ पर, कि यहाँ पर कुछ है, नेम नहीं है, यहाँ पर नेम है नहीं है, यहाँ पर नेम है नहीं है। तो अब एक स्कोप बना ऑब्जेक्ट का, और ये सारी प्रॉपर्टीज इसी स्कोप के अंदर है। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि दिस कितना बाहर जाता है। तो इस स्कोप के बाहर हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं लेट के नाम से, और नेम को हम कॉपी करते हैं, यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर हम ताहा लिख देते हैं, या अलग नाम कुछ हसन लिख देते हैं। ठीक है, तो अब जो ये मैंने यहाँ पर नेम लिखा है, ये नेम जो है ये दोनों के नाम सेम है, लेकिन दिस क्या कर रहा है, वो इस ऑब्जेक्ट के स्कोप के बाहर नहीं जा रहा है, और ना इसके बाहर जाके इसको एक्सेस नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है, जिस स्कोप में वो है, आप समझिएगा बात को, जिस स्कोप में वो है उस स्कोप से बाहर जाकर ढूंढ रहा है, और उससे बाहर वाले स्कोप में जाकर नहीं ढूंढ रहा है। दोबारा से मैं बोलता हूँ, ये जो है ना इस स्कोप के अंदर है दिस, इस स्कोप से बाहर ढूंढ रहा है कि नेम है नहीं है, नेम है नहीं है, सर नेम है मतलब नहीं है। मतलब फर्स्ट लेयर में ढूंढेगा खाली। फर्स्ट लेयर में ढूंढेगा खाली, अपने स्कोप से बाहर ढूंढेगा, उससे बाहर जाके नहीं ढूंढेगा। आपको ये एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिख के यही दिखाई है ना कि भाई अगर बाहर से बाहर से बाहर से बाहर जाकर अगर ये ढूंढने की केपेबल होता। मतलब ये कि हाँ ये ग्लोबल स्कोप में नहीं जाएगा, ये जो हमारे बनाए हुए ब्लॉक स्कोप में ही ब्लॉक स्कोप से है ही इसके। वैल्यूज को एक्सेस करेगा। इसका सही तरीका बोलने का ये होगा कि जिस स्कोप में दिस लिखा हुआ है ना, उस स्कोप से बाहर जाकर वो देखेगा सिर्फ एक स्कोप, अपने एक एक लेयर, बस लेयर। एक लेयर, अपने स्कोप से एक लेयर बाहर जाके देखेगा कि भाई वो चीज़ है कि नहीं है, बस। ठीक है, अगर 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 वो 2 लेयर या कोई लिमिटेशन नहीं होती लेयर की, बाहर कितने भी बाहर जाकर अगर वो देख पाता, तो वो मेरे इस वेरिएबल को लाजमी उठा के लेकर इसको आता। भी लाजमी उठा के लेके आते हैं, लेकिन उसके लिए लिमिटेशन 1 लेयर है। 1 लेयर है, ठीक है। तो ये दिस का क्या है, आपको समझ में आ गया कि कभी स्कोप से बाहर हमें इस तरीके से अपनी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना हो तो हम दिस लगा के कर लेते हैं। अगर हम ना लगाएं तो क्या होता है, मेथड के अंदर या फंक्शन के अंदर वो पहचानने से इनकार कर देता है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊं, ग्लोबल स्कोप के वेरिएबल को अभी इसने यहाँ पे उठा लिया। जैसे ये देखें, ग्लोबल स्कोप में जो नेम लिखा हुआ है ना हसन, ग्लोबल ग्लो स्कोप को जिसके ओवरऑल हटा स्कोप को मतलब हटा जिसके देते हैं। बगैर हटा रहे ग्लोबल स्कोप में जो नेम लिखा हुआ है हसन, इसने उस नेम को उठा लिया। अब मैं इसको चला के दिखाता हूँ, यहाँ पर हेलो हसन लिखा हुआ आएगा। सर ये पता है कौन सी एग्जांपल हुई, या आपने वो फादर और चिल्ड्रन वाला नहीं बताया था, इन्होंने फादर की चीज को तो जाके उठा लिया लेकिन ब्लॉक दूसरे भाई चेन, की चीज को नहीं उठा सके। ब्लॉक चेन थी ना शायद सर वो। हाँ तो आपने कहा था ना 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे अपनी हाँ चीजें तो एक दूसरे से शेयर नहीं कर रहे, लेकिन ये कि फादर की चीज को दोनों शेयर कर रहे फादर। हैं। जी हाँ, जी हाँ, लेकिन ना देखें अब उसको, वो वाली एग्जाम्पल तो है,
लेकिन इसको एक्चुअली अगर अगर हम इसमें समझें तो बात ये है कि अगर इस फंक्शन के अंदर आपको हम्म ऑब्जेक्ट की कोई प्रॉपर्टी को यूज करना है जो कि फंक्शन के स्कोप के बाहर हो, तो हम्म आप इसको दिस लगा के जब करेंगे ना, दिस करके जी जी तो सही है वो सही क्या है। करेगा, इसको उठाएगा। इस हाँ इस स्कोप को उठा इस स्कोप के कोड को उठाएगा। हाँ, एक लेयर बाहर जाएगा और इसको उठा लेगा। हम्म आप ठीक है इसी तरीके से इसको याद रखिएगा, आपको बड़ी आसानी होगी कि एक लेयर बाहर जाके उठा लेता है। जी ठीक है। सर। और अगर आप दिस नहीं लगाते तो अपने से, ये जो स्कोप है ना, ये वाला स्कोप, ये अपने से बाहर वाले को, स्कोप को, और उससे बाहर वाले स्कोप को, मतलब जितना भी बाहर जाके वो ग्लोबल स्कोप तक जाएगा बाहर, और वहां जाकर भी देखेगा कि भाई कोई नेम है, तो उसको ग्लोबल स्कोप में मिल गया नेम, तो उसने वहां से उठा लिया। लेकिन अगर स्पेशली आपको ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी यूज करवानी है या इस स्कोप से बाहर जाके यूज करना है अपने इस प्रॉपर्टी को, तो दिस लगाना पड़ेगा। दिस लगाना पड़ेगा ठीक है सर। जी सर। अच्छा, ये जो दिस है, ओके। ये आपको समझ में आया? जी सर। जी सर। जी सर। सर वैसे हम इस सर तरह से जैसे फंक्शन कब इसमें यूज ना कर। हम दिस के साथ बीच में कॉमा लगा के दिस डॉट एच कर सकते हैं, हम इस नेम को हटा के ही एच को एक्सेस कर सकते हैं। जी हाँ। हेलो अच्छा सर, इसको हम हेलो 26 आ जाएगा। अच्छा सर, हम इसको वेरिएबल स्कोप कह सकते हैं? सर वेरिएबल स्कोप नहीं कह सकते। देखें, वेरिएबल स्कोप तो उसको बोलेंगे कि ये वाला, मैंने आपको क्या बोला था, हर वेरिएबल का अपना एक लोकल स्कोप होता है। हम्म तो जो इसके अंदर मैं एज लिख रहा हूँ, इसके अंदर मैं एज लिख रहा हूँ, ये जो एज है हम्म ना, ये वाला एज जो है, इसको मैं किस तरीके से आपको बताऊं, ये जो एज है ये एक वेरिएबल है, ठीक है। अब ये जो वेरिएबल है, ये अपने इस स्कोप के अंदर है। अगर मैं, जी। ये इस स्कोप के अंदर एज को ढूंढ रहा है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं लेट एज इज इक्वल टू 67, तो इसने अपने इस स्कोप के अंदर इस 67 को ढूंढ के यहाँ पर सेट कर दिया, हेलो तो 67 आ यही जाएगा। यही वेरिएबल स्कोप कहलाएगा। यही वेरिएबल स्कोप है, क्यों? क्योंकि इसका लोकल स्कोप ये बन रहा है। अलग अरे मानिए वेरिएबल। मैं तब भी कंफ्यूज थी आज भी हो गई। ये क्या है, इसका लोकल स्कोप ये बन रहा है, तो इसको तो अभी हमें चाहिए नहीं, इसको हटा देते हैं। तो अब क्या मैं कह रहा था आपको कि ये इसको याद रखिएगा दिस, क्योंकि मैंने दिस आपको क्यों पढ़ाया बताए। हाँ सर कंस्ट्रक्टर, यही पूछ रही थी। कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट जब हम बनाएंगे ना, कंस्ट्रक्टर फंक्शन जब हम बनाएंगे, या क्लास ऑब्जेक्ट जब हम बनाएंगे, वहां पर दिस का यूज होता है। तो वो दिस जो है आपको फौरन देखकर समझ में आ जाएगा कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन में जब हमने दिस लगाया हुआ है, तो हम उसके लेयर, उसके स्कोप से बाहर वाले लेयर के प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाह रहे हैं। सर आपने कुछ यूज किया है। सर ये नहीं मैं कंस्ट्रक्टिव ऑब्जेक्ट कहला रहा है। ये नहीं, ये नहीं कहला रहा, ये नहीं कहला रहा, ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन अलग है, वो क्लास ऑब्जेक्ट के अंदर होता है। उसको भूल जाए अभी हम, वो एक अलग टॉपिक है। ठीक अभी है सर। हम सिंपल ऑब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, और ऑब्जेक्ट में हमने ये देखा कि एक अगर हमने प्रॉपर्टी बनाई और उसको फंक्शन दे दिया, तो वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, मेथड कहलाती है। हमने जो है वो फंक्शन को एक मेथड की तरह यूज किए। नहीं नहीं, देखें, ऑब्जेक्ट के अंदर जब भी फंक्शन आता है ना, तो वो मेथड कहलाता है, वो फंक्शन नहीं कहलाता। अब ये इस पर्सन के ऑब्जेक्ट के अंदर ये फंक्शन है ना, जी तो इस फंक्शन का नाम क्या है, ग्रीटिंग है। ग्रीटिंग है। तो ये ग्रीटिंग वाला जो फंक्शन है, ये क्या कहलाएगा, पर्सन का मेथड है ग्रीटिंग। मेथड कहलाएगा ठीक है सर यही अब तो मैं भी अब कह रही अब देखें, यहाँ पर देखें, कॉन्सोल एक ऑब्जेक्ट है और लॉग उसका मेथड है। नहीं समझ में आई? क्या बोला सर दोबारा ग्रीट बोला। हाँ, जिस तरह ग्रीटिंग पर्सन का मेथड हुआ। सही। कॉन्सोल एक ऑब्जेक्ट है, लॉग उसका मेथड है। ऑब्जेक्ट उसमें मेथड लॉग है। जो सही। ठीक है फंक्शन किसी से आ जाता है, वो मेथड में लिस्ट में आता है लॉग के। भी। अगर मैं इसको ओपन करके आपको दिखा सकूं,
अच्छा मैं इसको छोड़ें, मैं आपको ना एक वो भी बताता हूँ कि अगर कभी आपको, इसमें तो कोई ऐसी चीज़ है नहीं, मैं आपको कैसे दिखाऊंगा, ऐसे दिखा देता हूँ कि अगर कभी ना आपको, जैसे ये पर्सन है, ठीक है, अब ये पर्सन क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है ना, तो अगर आपको डायरेक्टली इस ऑब्जेक्ट को देखना हो ना, जैसे कि ये पर्सन आपके कोड के बहुत नीचे लिखा हुआ है, और अगर आपको डायरेक्टली इस पर्सन के ऑब्जेक्ट तक पहुंचना है, तो आप ऊपर जाते जाएंगे, आप देखेंगे, गौर गौर से देखेंगे कि भाई पर्सन का ऑब्जेक्ट कहाँ पर बनाया था। तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है। पर्सन जो है ना, आप जहाँ पर भी पर्सन का नाम यूज हुआ है, आप उस पर्सन के ऊपर जाके F12 दबाएंगे, तो वो आपको डायरेक्टली उधर लेकर आ जाएगा। इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ, थोड़ा सा गैप दे देते हैं, बहुत सारा। अब जो है कितने सारी लाइनों का गैप आ गया ना, तो आप समझें कि इन तमाम लाइनों में कुछ ना कुछ कोड लिखा हुआ है। अब पर्सन ढूंढना है जी आपको सर। कि पर्सन का ऑब्जेक्ट पता नहीं कौन सी लाइन में लिखा था मैंने, ऊपर जाना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। और जब कोड लिखा हुआ होता है तो कोड के बीच में छुप जाती हैं ये चीज़ें। इससे ये बात ट्रू है। तो क्या होता है कि आपने पर्सन देखा, अब इसका ऑब्जेक्ट देखना है ना आपको, तो आप पर्सन के ऊपर क्लिक करें और F12 दबा दें, तो वो आपको डायरेक्टली उसके उसमें ले जाएगा उठा के। तो क्या दबाना है? F12। F12। इसी तरीके से ग्रीटिंग को चेक करते हैं, ग्रीटिंग के ऊपर क्लिक किया, F12 दबाया, तो वो आपको ग्रीटिंग के उसमें लेकर आ गया, देखें। जी सर। अच्छा, तो अभी क्या है कि हमने दिस को देख लिया, अब दिस को समझ भी लिया। अब मैं आपको ये बता रहा था कि जो आप ये लगाते हैं ना, जैसे कि पर्सन डॉट ग्रीटिंग आपने लगा दिया डॉट करके, तो ये डॉट कर करके ना आप चीज़ों को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। मतलब हम्म। अगर एक मेथड है ग्रीटिंग का, और ग्रीटिंग के अंदर एक फंक्शन है बना हुआ है, ठीक है, तो आप यूं समझें कि इस फंक्शन के अंदर भी अगर हम एक फंक्शन बना देते और उसको भी हम डॉट लगाकर एक्सेस करना चाहते, तो हम क्या कर सकते थे कि डॉट लगाकर उसको एक्सेस कर सकते थे। तो ये जो डॉट लगाते हैं हम, इसको हम चेनिंग कहते हैं। ये चेनिंग मैंने आपको वहां भी बताई थी जब हम क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व कर रहे थे, तो हमने वहां पर पहले स्प्लाइस का यूज किया था। सर आपकी स्क्रीन हैंग हुई हुई है कुछ? नहीं तो ठीक है हाँ। सर कुछ लिख नहीं रहे सर, ऐसे ही बता रहे। तो मैंने वहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 में जब मैं सॉल्व कर रहा था, तो मैंने आपको चेनिंग दिखाई थी। चेनिंग इसको कहते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से ही। आपने यहाँ पर देखा होगा कि हमने पर्सन नेम के साथ डॉट लगा के स्प्लिट का यूज़ किया, फिर डॉट लगा के मैप का यूज़ किया, फिर डॉट लगा के हमने क्या किया, टू अपर केस का यूज़ किया। तो ये जो डॉट डॉट लगाकर हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, चेनिंग कहते हैं। हम चेन, मतलब चेन होता है ना, कड़ी कड़ियाँ से कड़ी जुड़ी हुई होती हैं, जी जी। तो वही है ये चेन। चेनिंग इसको कहते हैं, डॉट डॉट लगाकर जो हम इसको एक्सेस कर रहे हैं। अच्छा, तो आपको मैंने क्या बताया कि मेथड क्या होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर आने वाला फंक्शन, उसको मेथड कहते हैं, ठीक है। और आपने ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर भी देखा, जैसे कि टाइप और इंटरफेस, ये दोनों आपने देखा कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है इसका। आपने ये देखा कि इसके अंदर फंक्शन जो होता है वो किस तरीके से बनाते हैं हम। और अगर फंक्शन में आप कोई वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं जो कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, तो आप दिस का यूज़ करके उसको यूज़ कर सकते हैं, आपने ये देखा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर हैं। जी जी सर, सर। सिंटेक्स देखा आज मैंने। जी।